अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इस वक्त मुल्क खतरनाक मुआशी और खारजी सूरत हाल से गुजर रहा है। सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल खतरनाक साबित हो सकती है। जो क़यास आराइयाँ इस्लामाबाद में हो रही हैं वो खतरनाक साबित हो सकती हैं। और आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा कि पाकिस्तान अपनी तारीख के हसास तरीन 4 महीनों से गुजर रहा है। जब तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो मुआशी चैलेंजेस मौजूद थे, बिलाशुबा मौजूद थे, मगर मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के बजाय मज़ीद बिगड़ गई है। मुआशी सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने स्टॉक मार्केट 45,500 पर छोड़ी थी। आज स्टॉक मार्केट उससे नीचे 43,800 पर बंद हुई है। आज भी मार्केट में 650 पॉइंट्स की कमी आई। डॉलर के मुकाबले में रुपया 116 रुपये पर था। आज भी रुपया और गिरा, 170 रुपये 74 पैसे पर आ गया है। मईशत 313 अरब डॉलर्स पर मिली थी, वो 296 अरब डॉलर्स की हो गई। यानी मईशत का साइज और छोटा हो गया, रुपया गिरने से भी और छोटा हो गया। गुज़िश्ता दौर में कर्जे में 10,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ और इस हुकूमत को 24,000 अरब रुपए पर कर्जा मिला था। और इस हुकूमत ने सिर्फ 3 सालों में कर्जे में 16,000 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। और पाकिस्तान का कर्जा 40,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। पाकिस्तान में महंगाई इन 3 सालों में खित्ते के मुमालिक से ज्यादा है। और इस हुकूमत के 3 सालों में कोई एक महीना ऐसा नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान में महंगाई भारत और बांग्लादेश से कम रही हो। इस हुकूमत को सर्कुलर डेट 1100 अरब रुपए पर मिला, वो 3 साल में दुगना यानी 2300 अरब रुपए को तजावुज कर चुका है। यानी पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू का तकरीबन आधा सिर्फ सर्कुलर डेट है। कर्जों पर सूद की अदायगी 1600 अरब रुपए पर मिली थी, वो अब 3000 अरब रुपए के पास पहुंच चुकी है। और जिसकी वजह खुद वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताई थी कि इस हुकूमत ने पहले 13.25% पर शरह सूद ले जाकर गलती की और फिर इतनी महंगी शरह सूद पर कर्जों की रिप्रोफाइलिंग करके सूद की रकम तकरीबन दुगनी कर डाली, जो खुद मौजूदा हुकूमत की भी भुगत रही है और आइंदा आने वाली हुकूमत भी भुगतेगी। ये हुकूमत करंट अकाउंट खसारा कम करने का क्रेडिट लेती रही और अब वो भी 12 अरब डॉलर से तजावुज करने का खतरा है। मुआशी तरक्की आने से पहले ही मुआशी इशारे बुरे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट और करेंसी दोनों गिर रहे हैं। मगर मसला सिर्फ मुआशी नहीं है। खारजा पॉलिसी की सूरत हाल यह है कि चीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चीनी वर्कर्स पर हमले के बाद जिस तरह हुकूमती वज़रा ने उसे पहले बस का खाई में गिरने का हादसा करार देकर छुपाने की कोशिश की और फिर बाद में तस्लीम किया कि यह दहशतगर्दी का वाक़या था, उसके बाद से दासू डैम पर चीन ने काम शुरू नहीं किया। सीपैक पहले ही सुस्त रवि का शिकार है। अमेरिका मौका ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सूरत हाल की जिम्मेदारी डाल दे। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अमेरिकी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान आने से पहले भारत में यह बयान दिया, मैं पाकिस्तान मखसूस और महदूद मकासद के लिए जा रही हूँ, जिसका पस मंज़र अफगानिस्तान है। हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम फिलवक्त पाकिस्तान से वसीउल बुनियाद ताल्लुकात कायम करें। ये बात उस वक्त कही गई है उनकी तरफ से जब पाकिस्तान बार बार कह चुका था कि हम अमेरिका से वसीउल बुनियाद ताल्लुकात चाहते हैं। और फिर हर इंटरव्यू में वज़ीर आज़म से अब सवाल हो रहा है कि अमेरिकी सदर बाइडेन आपको फ़ोन कॉल क्यों नहीं करते। मगर इस पूरी सूरत हाल में जहाँ मुल्क में क़यादत सर जोड़कर बैठनी चाहिए और मुल्की मसाइल को संजीदगी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए, जब अमेरिका IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात को मुतासिर कर सकता है, या क़यास आराइयाँ हो रही हैं, स्टॉक मार्केट में पैनिक है, वहाँ कुछ अर्सा पहले तक हुकूमत अपोजिशन पर रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाती थी और अब अफवाज में हालिया तकर्रियों और तबादलों पर सोशल मीडिया में होने वाली क़यास आराइयों पर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है और कह रही है कि जो नुकसान मोदी ने नहीं पहुँचाया वो फ़ौज को इमरान खान ने पहुँचा दिया है। फ़ौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं, रियासत पाकिस्तान और इसकी दिफा की ज़रूरत समझते हैं। 2-4 रोज़ से जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड है माशाअल्लाह, उसकी सलाहियतों का सारी कौम मुशाहिदा कर रही है कि किस तरह हमारे मुल्क के उस इदारे को भी शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुँचाया। ऐसा कौमी इदारा पाकिस्तान की दफ़ा का ज़िम्मेदार है, उसकी जो कुर्बानियाँ हैं, तारीख़ उसकी शाहिद है। मोदी इस इदारे के वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान न्याजी, जो दिन रात यूटर्न मारते हैं, उन्होंने नाजुक मामलात को हैंडल किया। वो इंतहाई काबिल अफ़सोस। साथ ही अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने अपनी लायकी की वजह से पहले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और अब DGISI की तैनाती पर सर्कस लगा दिया है। एक तो ये हुकूमत फाशिज्म, लायकी और बदनीयती का एक बड़ा जहरीला मुरक्कब है और पिछले 2 दिनों में जिस तरह DGISI की अपॉइंटमेंट का सर्कस लगा है, जो 2 साल पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के ऊपर लगा था,
कि इनसे एक नोटिफिकेशन कानूनी तौर पर पूरी तरह वेट किया हुआ इनसे जारी नहीं हो सकता। ये इतने नालायक हैं कि हर दफा पूरी कौम को एक अजीब हैजान में मुब्तला करके फिर कोई मामला बड़ी मुश्किल से, पिछली दफा अदालत ने अपना एक रोल अदा किया था और पार्लियामान को आना पड़ा था, अब खुदा जाने क्या होगा। लेकिन ये बार बार इसको करते हैं। और जो एक अपॉइंटमेंट इन्होंने हुई है इनके दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जिसमें हमने इनके दिए हुए नाम पर एग्री किया और फिर इन्होंने अपने ही लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि जी इदारे को तो आग लगा दें। जब से फौज में आला सतह पर तकर्रुरी और तबादले हुए हैं, उस वक्त से सोशल मीडिया पर हुकूमत और फौज के एक पेज पर ना होने की कयासराइयां हो रही हैं और वफाकी वज़रा जो छोटी से छोटी खबर की झूठी सच्ची तरदीद या अपना मौक़िफ़ जारी करते हैं, वो इस तासुर को ज़ाइल नहीं कर रहे हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से सवाल हुआ तो आमतौर पर इस तरह की बातों पर दो टोक मौक़िफ़ रखने वाले शेख रशीद ने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर फवाद चौधरी और परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं, बाकी सब ठीक है। देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं, बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफ़र्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं, बाकी जब भी ट्रांसफ़र होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सब मामला ठीक हैं। शेख रशीद ने कहा कि फवाद चौधरी या फिर परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं। इस हवाले से हफ्ते को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की, कयासराइयों को गलत कहा मगर तैनातियों पर हतमी मौक़िफ़ नहीं दिया। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान चाहते हैं कि GHQ की गेट के बाहर अपने दोनों सीरीज पकड़ के खड़े हो जाए और शायद हमारी नौकरी की बारी भी आ जाए। कुछ ऐसा नहीं होना। ना पाकिस्तान के इदारों का इस वक्त जो है कोई इस तरफ कोई ऐसा रुझान है कि वो गैर जमहूरी उस तरफ जाएंगे, और ना ही इनकी कोई सियासी हैसियत है कि कोई इनको इतना नवाजे। हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा है। जो इतनी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशंस के हवाले से, अब आप क्योंकि वज़ीर इत्तलात हैं तो आप कह रहे हैं कि सेटल्ड इशू है, स्पेकुलेशंस वगैरह जो हो रही हैं बेबुनियाद है वो सारी। कोई स्पेकुलेशंस वगैरह सारी यहाँ रवाज है पाकिस्तान में। सारे लोग CV उठा के, कुछ जो है एक ग्रुप है वो हर वक्त CV उठा के खड़ा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना और इंशाअल्लाह ताला मामला जो हैं वो बिल्कुल। कयासराइयाँ बढ़ती रहीं, अफवाहों का बाजार गर्म है जिसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अपोजिशन जो 2023 में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रही थी, अब वही अपोजिशन फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। आज PDM का सरबराही इजलास हुआ मगर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कबीर खान और नून लीग के रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक के इंतकाल की वजह से इजलास मुलतवी कर दिया गया और अब सरबराही इजलास 18 अक्टूबर को होगा। इस वक्त क्या कयासराइयाँ हो रही हैं, इस सारे के सारे मामले पर बहुत गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंदर की खबर उनके पास क्या है उनसे पूछेंगे, फिर अपोजिशन और हुकूमत का मौक़िफ़ भी तफसील इस पर मालूम करेंगे। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, ज़ाहिर है कयासराइयाँ होती रहीं और इस हद तक हो गई कि अपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी कि इदारे को नुकसान पहुँचाया है, यूनिटी ऑफ कमांड को नुकसान पहुँचाया है और ऐसा कम ही होता है। इनफैक्ट मैंने तो नहीं देखा कि शेख रशीद साहब इस हवाले से कोई सवाल और जवाब ना दें और कहें कि फवाद चौधरी और परवेज़ खटक से पूछो क्या एग्जैक्टली हो रहा है। शाहज़ेब, एक तो मेरे ख़्याल में अपोजिशन का इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि इस तरह की चीज़ों से इदारे के वक़ार को नुकसान पहुंचता है और सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज तो बिलखसूस लेकिन दुनिया की तमाम अफवाज इस मामले में बड़ी पॉजिटिव होती हैं और अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को या अपने इंटरनल मामलात को वो पब्लिकली डिस्कस करने को पसंद नहीं करती। अब इस हुकूमत में आप देखें कि पहले आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को और एक नोटिफिकेशन का मसला था, वो हुकूमत ने नाअहली की वजह से या शरारत की वजह से पहले मीडिया में ले आए, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट और अदालतों तक मामला चला गया और अब ये भी एक रूटीन का मामला था और वो मौज़ूई बहस बन गया और उसकी वजह से पूरे इदारे और इदारे से वाबस्ता शख्सियात से मुतालिक बहस होने लगी और फिर ख़ुद आप देखें कि उस हुकूमत के वज़रा, आपने बताया कि शेख रशीद साहब, अब ज़ाहिरी बात है कि शेख रशीद साहब और ये सब लोग तो ये उछल कूद इसी बुनियाद पे करते थे कि वो एक पेज की बात थी, लेकिन अब मामला ये कि शेख रशीद साहब जैसे बंदे भी उस पर बात नहीं कर सकते, हालांकि पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है, मीडिया उस पर बात कर रहा है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि ये मामला
अब तकरीबन हल हो गया है और आज रात को या कल दोनों बड़ों की मुलाकात होगी और उसके बाद मेरे ख़्याल में ये जो नाखुशगवार चैप्टर हुकूमत की तरफ से खोल दिया गया था वो बंद हो जाएगा। साहब, तो जो अपोजिशन की तरफ से भी तनकीद थी और ज़ाहिर फिर हुकूमत में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि तो सीवी लेकर GHQ के बाहर खड़े हैं, तो जो सेम पेज है वो सेम पेज ही रहेगा। नहीं, देखें, अब वो तो जाके मुस्तकबिल बताएगा। पाकिस्तान के अंदर तो आप 2 दिन आगे के बारे में भी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मसलन आज से अगर हम 2 हफ्ते पहले तज्जिया करते तो ये सूरत हाल तो कतन नहीं थी। अब हमें क्या पता था कि ये चीज़ें, वो जो कहते हैं कि जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। अब जिस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर साहब ने इशू बना दिया, क्या आपको बतौर जर्नलिस्ट पता नहीं था? क्या मुझे पता नहीं था? क्या किसी और को पता नहीं था कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, ये पोस्टिंग हो रही है, ये लेकिन किसी को क्या पता था कि कोई दुनिया से कोई मामला आएगा और उस पर प्राइम मिनिस्टर स्टांस लेंगे और उसकी वजह से इतना एक चाय की प्याली में तूफान खड़ा हो जाएगा। तो आगे जाके क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो नुकसान होता है कि इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या हैं। ये तनाज़ा उसी दिन खड़ा किया गया कि जिस दिन अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो हमारे कई महीनों के मिन्नत तरलों के बाद इधर पाकिस्तान आ रही थी। तो इन हालात में कौमी सलामती के इदारों को मौजूद बहस बनाना और उनसे मुतालिक तनाज़ात सामने लाना, देखिए अपोजिशन या मीडिया उसने तो सिर्फ तनकीद की होगी, लेकिन अमलन उनको मुतनाज़ा बनाने की सबसे ज़्यादा कोशिश इस हुकूमत की तरफ से होती रही। कभी वो अपने साथ जोड़ के, कभी फिर अपनी सियासत में मुलव्वस करके, कभी अपोजिशन को उनसे लड़ाने की कोशिश करके, कभी मीडिया को उनसे लड़ाने की कोशिश करके, और कभी इसी तरह रूटीन की तकर्री और तयनातियों को मौजूई बहस बना के या फिर उनके डोमेन में मुदाखलत करके। अब मसलन एक तरफ इस इशू को देख लीजिए कि अगर हम ये कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात और सिविलियन सुपरमेसी, और हालांकि इस अपॉइंटमेंट या बाकी चीज़ों के बारे में कोई वाज़े उस तरह की बात नहीं है जिस तरह के बाकी आईनी ओहदों के बारे में प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट होता है, लेकिन अगर हैं भी तो वज़ीर दिफ़ा किधर हैं? इस मामले पे जो कुछ हुआ है उसमें कहीं आपको वज़ीर दिफ़ा नज़र आया है? परवेज़ खटक, इस दौरान कैबिनेट कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसमें शीरी मज़ारी तो बैठी थी लेकिन उसमें वज़ीर दिफ़ा नहीं थे। फिर ये 2-3 दिनों से जो 2-3 वज़रा इन्वॉल्व हैं उसमें बाकी वज़रा तो हैं, वज़ीर इत्तलाआत तो हैं, लेकिन उसमें वज़ीर दिफ़ा नहीं है। तो एक तरफ आप मुल्क को इस तरीके से चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप ख़ुद अपोजिशन को और बाकी दुनिया को ये तासुर दे रहे हैं कि आपके जो 2-3 महीनों में डोमेस्टिक फ्रंट पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, चेयरमैन नैब का मामला, इलेक्शन कमीशन का मामला, उसके लिए आप ख़ुद ये तासुर दे रहे हैं कि उसके लिए रियासती इदारों का रोल इतना अहम है। और दूसरी तरफ फिर आप जो है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर जैसा वो चाहते हैं कि जी आपके साथ वो सलूक कर दिया जाए। मसलन ये जो कुछ हुआ तो इसने तो अपोजिशन के इस बयानिए को तक़वियत पहुंचा दिया कि नंबर 1 कि जी ये हुकूमत जो है इसका सर्वाइवल या इसका बका वो उन कुछ इदारों के सपोर्ट की मरहूनी मिन्नत है। दूसरा, ख़ुद आपने उन इदारों को कितना मुतनाज़ा कर दिया, उनको कितना मौज़ूई बहस बना दिया। अब कई दिनों से पोजीशन ये बन गई है कि एक तरफ कोई होगी या अना का मसला होगा, दूसरी तरफ पूरे इंस्टीट्यूशन का मसला है और पूरा एक चेन है, उसमें आप किसी भी स्टेज पे अगर डिस्टर्बेंस लाते हैं तो उससे वो पूरा चेन डिस्टर्ब होता है। लेकिन बिल्कुल वो जिस तरह बच्चों की तरह ज़िद किया जाता है या पता नहीं, हम ख़ुद भी समझने से कासिर हैं। जिस तरह हम कल डॉक्टर कदीर के जनाजे में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत या बाकी जनाज़ों में अदम शिरकत की मंतिक और हिकमत समझने से कासिर है, इसी तरह इस मामले में भी हमें अभी तक मालूम भी नहीं है
कि उनका असल डिमांड क्या है, उनका असल मुतालबा क्या है, वो चाहते क्यों हैं, क्योंकि जिस तो साफी साहब, मगर कम अज़ कम क्योंकि ज़ाहिर मुल्क को बहुत ही शदीद किस्म के और संगीन किस्म के सिफारती खारजा पॉलिसी के और मुआशी चैलेंजेस का सामना है, और हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार अगर इस वक्त हो जाए तो मुल्क का बड़ा नुकसान है। तो कम अज़ कम आपकी अब इतलात यही है कि ये मसला हल होने जा रहा है, ये अदम इस्तेहकाम की तरफ हम नहीं जा रहे हैं यहाँ से? मेरी इतला यही है कि अब किसी हद तक उनको समझा दिया है अपनी टीम के लोगों ने, और आज रात को या कल दिन को किसी वक्त ये मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया साफी साहब, कह रहे थे कि मसला हल हो जाएगा। अब अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और हुकूमत कह रही है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सीवी लेकर जो अपोजिशन है, चाहे मौलाना फजल रहमान हो या शहबाज शरीफ साहब हों, वो इस वक्त GHQ के बाहर खड़े हैं। पहले अपोजिशन का मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी हम आपके सामने रखेंगे। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। अहम बात यह है कि थोड़ा सी क़यासराइयाँ क्या हुई कि जी कोई सेम पेज का जो मामला है वो नहीं है हुकूमत के और इदारों के दरमियान। फौरी तौर पर स्टेटमेंट इशू कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने कि इन्होंने ये इदारों पर हमला आवर होते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड को मुतासिर करते हैं, मोदी से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया। तो फवाद चौधरी साहब सही कह रहे हैं कि आप तो CV लेके घूम रहे हैं, आप उसूलों की बात करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करते हैं, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और आपने CV आगे कर दी। देखिए शाहजेब, असल बात यह है कि ये कोई कौमी इदारे या फौज का मामला नहीं है। हम तो बहुत देर से ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत रफ्ता रफ्ता और ग्रेजुअली पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल एनार्की पैदा कर रही है। आप सबसे पहले देखिए, पार्लियामेंट को इन्होंने बेवकूफ़ और बेतौकीर कर दिया है। पार्लियामेंट की जगह ऐवान सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है, वहाँ से तमाम ऑर्डिनेंसेस जारी होते हैं, और जो पार्लियामेंट का असल काम है कानून साजी, उसको अगर ये करते भी हैं तो बुलडोज करके रूल्स को सस्पेंड करके करते हैं। इसी तरह आप देखिए पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर भी जिस किस्म के इनके दौर में हमले हुए हैं और शिकायतें आ रही हैं और एक क्राइसिस है या उसके ऊपर क्लाउड है। मैं आपको उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को 25 मार्च को बहाल किया था। 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इतनी बेतौकीरी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कम अज़ कम सिविल जज की अदालत का भी ज़्यादा एहतराम होता था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर हो चुकी है। इसी तरह आप आ जाइए इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, आग लगाने की बात की जा रही है, धौंस दी जा रही है। नैब जो हमारा एहतसाब का इदारा था, उसका जो हशर हो गया वो आपके सामने है। मीडिया के साथ उसका गला घोटने के लिए सेंसरशिप की जो सूरत हाल है आपके सामने है। आप पाकिस्तान का कोई भी आईनी और कौमी इदारा उठा लीजिए, इस हुकूमत ने पिछले 3 सालों में उसको डिसफंक्शनल कर दिया है, उसको गैर मौसर कर दिया है और उस पर हावी होने की कोशिश की है। और आप ब्यूरोक्रेसी, मगर पहले तो इसी तरह ब्यूरोक्रेसी देख लें ना, ब्यूरोक्रेसी में देख लें कि सूबों के अंदर 7-7 दफा IG बदल रहे जा रहे हैं, 5-5 दफा। मगर ऐसा नहीं साहब, ये सारे इल्जाम तो आपके पहले भी थे, मगर एक एडिशनल इल्जाम था आपका, और वो ये था कि इदारे इस हुकूमत से पीछे हटें और न्यूट्रल हों। मगर अब आपका इल्जाम बदल गया है, आप ये कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत इदारों को नुकसान पहुंचा रही है, और वो जाहिर तैनातियों और तकरीरों के मसले पर, जिस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप GHQ के गेट पर CV लेके खड़े हुए हैं, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब। ये तो उनकी अपनी सोच है। हम तो एक तसलसल की बात कर रहे हैं, और हमें ये मुसलसल हमारा बयानिया था कि जिस तसलसल के साथ ये चल रहे हैं, एक एक करके पाकिस्तान के तमाम इदारों पे हमलावर हो रहे हैं, एक ना एक दिन ये उस पेज को भी फाड़ेंगे जिसके ऊपर ये बार बार कहते हैं कि हम और इदारे एक पेज के ऊपर हैं। क्योंकि इनकी जरूरत यह है कि ये मुकम्मल चाहते हैं कि हर इदारा इनके आगे सिर नगू हो, हर इदारा इनकी डिक्टेशन के ऊपर चले, हर इदारा इनकी शहनशाहियत को कबूल करे। और मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए कम अज कम मुसल्लह अफवाज के साथ हमें इंटरेक्ट करने का हुकूमत के दौरान बड़ा मौका मिला, हमने देखा भी है। एक बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो उनकी इंटरनल पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं, इनको बड़ा जेलसली हमेशा गार्ड किया। ये उनका इंटरनल प्रोफेशनल डोमेन है, और कभी किसी हुकूमत ने पाकिस्तान में माजी में भी कोशिश नहीं की कि वो इसके अंदर दखल अंदाजी करे, ताकि पाकिस्तान के जो फौज के इंटरनल पोस्टिंग प्रमोशन के मामलात हैं ये एपॉलिटिकल रहे, इनके ऊपर शायबा ना है कि कोई हुकूमत असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। तो जिस किस्म की इतलात रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं वो यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए तशवीशनाक है कि अब ये हुकूमत उस इदारे के अंदर भी मुदाखलत करना चाहती है, और वो ये तासुर देना चाहती है कि वो इदारा भी शायद इसकी
पॉलिटिकल डिक्टेशन पे चल रहा है या चलना चाहिए, तो ये खतरनाक बातें हैं पाकिस्तान में। जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल इनार्की जो है वो इस हुकूमत ने 3 सालों में पैदा कर दी। तो ऐसा बात साहब, ये क्या यही वजह है, मैं फिर वो सीवी वाले आर्गुमेंट पे आ रहा हूँ, कि आप लोगों ने पहले इस बात को तकरीबन तस्लीम कर लिया था कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे, मगर आप डिमांड कर रहे थे कि शफाफ होने चाहिए। लॉन्ग मार्च का सिलसिला पीछे हट गया था, इस्तीफों का मसला पीछे हट गया था, मगर अचानक डिमांड आपकी तरफ से है कि जी फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये इस हुकूमत से निजात के लिए फौरी इलेक्शन होने चाहिए। वो आप इसी बात पर तकिया कर रहे हैं कि पेज सेम नहीं रहा आपके ख्याल में कयास राइयों की बुनियाद पर, जिसकी वजह से अब ये मुतालबा शुरू हो गए आपके? शाहजेब, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं, आप लाइब्रेरी से देखिए। आप ही के प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार मैंने कहा है कि ये हुकूमत जितना नुकसान कर रही है मुल्क का, मिड टर्म इलेक्शन के अलावा कोई और चारा नहीं है। और अगर ये हुकूमत 5 साल रह गई तो शायद ये इतना नुकसान कर जाएगी कि अगली आने वाली हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब होगा कि मुल्क को इन बहरानों से कैसे निकालना है। तो हम तो मुस्तकिल ये कहते रहे कि एज अर्ली एज पॉसिबल मुल्क के अंदर इलेक्शन किया जाए, उसी से पाकिस्तान के मसाइल का हल निकलेगा। एक ऐसी हुकूमत आए जो हकीकी नुमाइंदा हो, जो मुस्तहकम हो और जिसके अंदर काबिलियत और अहलियत हो। सब तो फिर आपके पास फॉर्मूला क्या है इन्हें निकालने का, सिवाय इसके कि मैं फिर फवाद चौधरी साहब की बात पे जा रहा हूँ कि आप तकिया किए हुए हैं, सीवी लेके खड़े हुए हैं जीएचक्यू के बाहर, इसके अलावा क्या है आपके पास? ना आप लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इस हुकूमत ने वक्त पूरा करना है, डंके की चोट पे करना है, जो कि शेख रशीद साहब कह रहे थे। जी, ये बात इसी तरह के फार्मूले जनरल मुशर्रफ के जो मुशीर हैं वो हमें फरवरी 2007 में बताते थे कि जनरल मुशर्रफ ने इन्हीं असेंबलियों से सदारत का 5 साल का इलेक्शन जीतना है। 2013 तक वो सदर हैं और 13 में भी उनके बाद कौन है, 18 तक तो मुशर्रफ साहब ही हैं। और आपने देखा है 6 महीने के अंदर अंदर वो इस्तीफा देके चले गए थे। असल बात यह है, कोई भी हुकूमत जो अवामी ताईद खो दे उसके लिए बरसरे इक़्तिदार रहना नामुमकिन हो जाता है। ये हुकूमत तो बड़ी कमजोर पिच के ऊपर है, ये तो इत्तेहादियों के सिर के ऊपर है। और मैं समझता हूं कि जो हमारी पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन है उसके नतीजे में MQM, काफ लीग और इनके दीगर इत्तेहादी वो ये फैसला करने पे मजबूर होंगे कि क्या उन्होंने अवाम के साथ खड़े होना है, एक आम आदमी के मफाद के साथ खड़े होना है, या इस डूबती हुई कश्ती के साथ उन्होंने अपनी किस्मत भी डुबोनी है। ये जुमला आपका जुमला मैं सुन चुका हूं पहले, और ये था जब PDM ने अपना इजलास शुरू किए थे कैंपेन, और आप कहते थे कि देखेंगे आप ये फैसला करेंगे। उन्होंने फैसला नहीं किया, और आपको पता है क्यों नहीं किया। तो इस दफा तकिया किसी और चीज पर है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको पता है MKM और काफ लीग ने खुद तो फैसले करने नहीं है, तो आपको इस वजह से आपको लगता है कि सेम पेज नहीं है आपकी तवक्कात के मुताबिक, इसलिए ये फैसला कर लेंगे। ऑपोजिशन का शाहजेब, ऑपोजिशन का काम ये है कि वो राय आमा को हमवार करे और हुकूमत पे दबाव बढ़ाती रहे। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा ये कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द जाना चाहिए, और इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी एक हद तक दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे। इस वक्त देखिए जो महंगाई की सूरत हाल है, एक आम आदमी के जो जिंदगी के मसाइल हैं वो इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। और अभी जो ताज़ा इन्होंने डिवैल्यूएशन की है 3 माह में 20 रुपए की, इसका सुनामी अगले 4 से 6 माह के अंदर आना है। और जो कर्जों का इजाफी बोझ पाकिस्तान पे पड़ने वाला है, ये सब चीजें पाकिस्तान को अनमैनेजेबल बना देंगी। इसीलिए हम समझते हैं कि ये हमारा फर्ज है कि हम हुकूमत को निकालने के लिए अवाम के पास जाएं, दबाव बढ़ाएं, इनके इत्तेहादियों को मजबूर करें कि वो इनका साथ छोड़ें, ताकि मुल्क के अंदर एक नए इलेक्शन का रास्ता निकल सके। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत क्या सोच रही है, क्या वाकई हुकूमत ने मामला हल कर लिया है, चीज़ें अब सेम पेज पर हैं, और जो इत्तेहादी हैं वो भी सेम पेज पर ही रहेंगे? बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमती मौक़िफ़ के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अजीब है कि कुछ अर्सा पहले आप कहते थे, हुकूमत कहती थी कि अपोजिशन इदारों के खिलाफ साजिश कर रही है, अब अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत इदारों की और चेन ऑफ कमांड के खिलाफ साजिश कर रही है। उतना नुकसान तो मोदी ने नहीं पहुंचाया जितना हुकूमत पहुंचा रही है। ज़ाहिर है जो क़यास सराइयाँ हालिया तकरीरों के साथ शुरू हुई, उसके बाद ये समझा जाए कि जो सेम पेज था वो सेम पेज बरकरार है, या फिर जो आप कह रहे हैं कि ये GHQ के बाहर फवाद चौधरी साहब कह रहे खड़े हैं इस वक्त अपनी सीवियाँ लेके, वो इस उम्मीद में अगर खड़े हैं कि सेम पेज नहीं रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक कि इन वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। आई थिंक कि ये बिल्कुल
एक पेज का जो तासुर है वो यही है कि बोथ गवर्नमेंट एंड आर्म फोर्सेस सारे दे आर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, और जब तक ये इस तरह ही होता रहेगा तो जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएंगी तो वो दे विल हैव देयर रन और स्मूथली। और ये सिचुएशन भी जो है आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ओकेजन्स पे इस तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन आई थिंक कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और वो लोग जो कि सिवियाँ लेके खड़े हुए हैं या जो अभी इस वक्त इस चीज़ को ब्लो अप करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक कि उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है जिसमें कि हम समझें कि कुछ ऐसी कोई टेंशन पैदा हो गई है। तो एज ऑफ नाउ इशू को रिजॉल्व समझा जाए कि ये जो इशू था वो अगर था, कयास आराइयाँ हो रही थी। शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी आप हुकूमती दीगर वज़रा का उन्होंने नाम दे दिया कि उनसे पूछें कि वो रिजॉल्व हो गया है या फिर हो जाएगा, कोई ऐसी अदम इस्तेहकाम की वजह नहीं बनेगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह कोई अदम इस्तेकाम, बिकॉज देखिए मुल्क इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जब आप हमारे सरहदों पे देखें, हमारे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को देखें या ख़ित्ते में सिचुएशन को देखें, तो हमारा मुल्क इस चीज़ का बिल्कुल मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। और जैसे कि कल किसी ने कहा कि अपने शहबाज शरीफ ने या मौलाना फजल रहमान ने कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, तो मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी मज़ाक़ खेज़ बात है। आई थिंक कि हमें इस मुल्क के जो को दरपेश जो कि एक जो ख़तरात हैं और जो चैलेंजेस हैं रादर हमारे बिकॉज ऑफ आर नेबरहुड और जो मुख्तलिफ़ ख़ित्ते में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए। और उसमें उस इशूज़ पे देखें, कुछ इशूज़ पे हम बिल्कुल हमारी सियासी मुखालिफत जो अपोजिशन पार्टी से बिल्कुल ज़रूर है और ठीक ठाक वो मुखालिफत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो बुर्दबारी का सबूत दें और इस किस्म के माहौल में जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी इंटरनेशनल सिचुएशन में, हमें कई चैलेंजेस का, और ये हम तारीख़ी तौर पे इस किस्म के चैलेंजेस से हमारा सामना होता आया है। लेकिन जब भी कौम एक खड़ी हुई है, जब तक पाकिस्तान का जहाँ पे इशू आता है, तो मेरा ख्याल है कि हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है सियासी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। और जो सियासी बयानिया है उनका, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत को गिराकर फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए और इत्तेहादी भी अब साथ नहीं देंगे। अब ये जो इत्तेहादियों से उनकी उम्मीद है, क्योंकि आपकी कोलिशन हुकूमत है, MQM काफ लीग भी सेम पेज पे रहेंगे आपके साथ? जी इंशाल्लाह बिल्कुल रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, इलेक्शंस का अपोजिशन का ये कहना कि इलेक्शंस कराए जाएं तो मुझे नहीं समझ आती। एक तरफ वो कह रहे हैं वोट को इज़्ज़त दो, मतलब है धांधली, ये सारे इश्यूज़ हैं बग़ैर किसी एक मीनिंगफुल किस्म के रिफॉर्म्स के। इलेक्टोरल किस के बेसिस पे कौन कराएगा, कैसे कराएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं उन पे तो उन्होंने शुकूक शुबहात खड़े किए हैं। हम तो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट कर, अहम क्या है, इलेक्शन अहम नहीं है, अहम ये है कि ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शंस हो, कि आने वाली हुकूमतों को इस चीज़ से वो ना हो, उसका सामना ना करना पड़े क्रिटिसिज्म का कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि अगर रहना है स्टेबल, तो उसके लिए जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का जिक्र भी है, जिसमें कि बाहर के जो हमारे जो तारिकीन वतन हैं उनको वोट देने का हक, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें हमने जब उस पर इत्तेफाक हो जाए। इस सब के लिए ज़ाहिर अगर पार्लिमानी जमहूरियत है तो जिस तरीके से नैब का ऑर्डिनेंस है वो नज़र आया कि वक्त था कंसल्टेशन का, वो नहीं किया और आखिर में आके बुलडोज ही किया सारा का सारा मामला। तो क्या इलेक्शन पे भी यही होगा या कम से कम मुशावरत के साथ और कंसेंसस के साथ जो एक पार्लिमानी जमहूरियत की खूबसूरती है उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, और वरना नहीं माने तो बस ठीक है फिर बुलडोज कर देंगे आप? नहीं, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन और जो हुकूमत होती है वो दोनों लाज़िम मलज़ूम होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि अगर अपोजिशन बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर देखे हुए किसी चीज़ को अपोज करे, जिस तरह कि हमने देखा है कि EVMs, पीपल्स पार्टी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और ऑब्वियसली हम उसकी फजल रहमान साहब की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो कहीं इस तरह का वो नहीं हुआ। लेकिन जनरली बग़ैर देखी हुई चीज़ों को अपोज करना, ये मेरा ख्याल है कि जब इस तरह का एक तरफ तो आप हमें कह रहे हैं ना कि जी हम बग़ैर उससे कंसल्ट किए बुलडोज कर दें, दूसरी तरफ ये भी हमें इससे ये मखमसा हमारे सामने भी है कि हम जब उनको बुलाते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा हुआ है, हमने अपनी लेवल पे जो भी उनको एंगेज करने के लिए कि आके कम से कम वो देखें
लेकिन बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी मंतक के अगर आप मुखालिफत बुराए मुखालिफत करेंगे तो हुकूमत ने तो जी मुल्क की बेहतरी देखनी है। एहतसाब और इलेक्शन ज़ाहिर है ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कंसेंसस बहुत ज़्यादा लाजमी है, वरना एहतसाब इंतकाम लगने लगेगा, इलेक्शन में धांधली का नारा और लगेगा। अब उसमें मसला ये कि आपके ऊपर एक डिस्ट्रस्ट है अगर अपोजिशन को, और आप चाहते हैं कि ये रिफॉर्म हो, तो आपको एक कदम आगे बढ़कर वो डिस्ट्रस्ट ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर सवाल उठाए, या आप लोगों ने जो इलेक्शन कमिश्नर का नाम खुद वज़ीर आज़म ने दिया था मगर सवाती साहब कहते थे आग लगा देनी चाहिए, तो फिर उसके और जो कुछ हुआ डस्का में इलेक्शन में, उसके बाद डिस्ट्रस्ट है अपोजिशन का कि आप नहीं चाहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, बल्कि आप चाहते हैं कि आप धांधली करके दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं, वरना 2018 में इसी इलेक्शन के निज़ाम से आप लोग इक़्तिदार में आए हैं। तो वो डिस्ट्रस्ट आपने ख़त्म करना पड़ेगा। बुलडोज करेंगे तो चीज़ें शफाफ होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब ही होंगी। देखें, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है या उनकी शफाफियत का ताल्लुक है, तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि यही एक तरीका है जो कि हम समझते हैं कि यही एक तरीका है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, इस बात को भूल जाएं कि ये मशीन जो हमने बनाई है यही मशीन इस्तेमाल हो। ज़ाहिर है कि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, अगर ऐसा नहीं है तो वो कोई अल्टरनेटिव तो दें ना, कोई मुतबादिल तो हमें नहीं देते हैं, कौम को दें कि जी देखें हम इस तरह से इलेक्शन कराना चाहते हैं और हुकूमत इस तरह कराना चाह रही है, तो ये तो बड़ा वो होगा। लेकिन अगर आप कोई मशवरा भी नहीं देंगे, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं देंगे, मुतबादिल नहीं देंगे और फिर मुखालिफत करेंगे, तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि आप जो पुराने तरीक़ाकार था उससे आप मुतमईन हैं, बिकॉज वो आपको आपकी इंटरेस्ट को सूट करता है। वैसे आखिर में यानी कि आप आखिर में बुनियादी सवाल पे वापस जाते हुए, पहले सवाल पे आप कह रहे हैं इदारे और हुकूमत भी एक पेज पर हैं, इत्तेहादी और हुकूमत भी एक पेज पर रहेंगे और इस तरीके से 5 साल पूरे करेंगे, कोई अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा, जो इशू थे वो सॉल्व हो जाएंगे या हो गए इंशाअल्लाह। बिल्कुल 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। उसको आपने सुनी, प्रोग्राम में ब्रेक। पाकिस्तान में मुआशी गैर-यकीनी की सूरत हाल इस वक्त स्टॉक मार्केट को मुतासिर कर रही है, जिसमें मुसलसल मंदी है, मुसलसल गिरावट है, रुपया भी मुसलसल गिर रहा है। IMF के दबाव पर कीमतों में इजाफे का खदशा अलग अपनी जगह पर मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सुहेल साहब और आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, वो IMF के साथ जो मुआहदा है उस पर ना असरअंदाज हो, IMF की शराइत बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी आज कयास रहियाँ खबरों में आया कि जी मार्केट को मुतासिर कर रही हैं। एग्जैक्टली क्या है, क्या कोई अंदरूनी सूरत हाल मुतासिर कर रही है, बैरूनी सूरत हाल मुतासिर कर रही है, पैनिक है इस वक्त मार्केट पर? आई थिंक मार्केट गिर रही है तो लोग उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सब जो है वो बातें कर रहे हैं। जहां तक कि आई थिंक हमारी इकोनॉमी है वो तो ट्रैक पर चल रही है, क्योंकि बिजनेसेस आर ओके, लेकिन सेंटिमेंट जो है वो वीक हो रहा है। खासतौर पे ये USA के रिलेशनशिप के बारे में और ये IMF का जो रिव्यू है उसके बारे में ज़रा अनसर्टेनिटी ज़रूर है। और मार्केट, चूंकि हम ये इमर्जिंग मार्केट से जो है फ्रंटियर मार्केट में गए हैं, तो वो इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं वो डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्रंटियर मार्केट फंड अभी तक जो है वो मार्केट में बाइंग साइड पे जो है वो नजर नहीं आए, तो उसकी वजह से जो है वो मार्केट पे प्रेशर है। फिर आपने देखा कि जो कंपनी ज्यादा रनअप में थी वो ही जो है वो ज्यादा गिरी है, तो उससे जरा जो है वो सेंटिमेंट अफेक्ट हुआ है डेफिनेटली। मोहम्मद सुहेल साहब, आप बताइएगा क्यों एक पैनिक की सी सूरत हाल नजर आती है अचानक? आपने बिल्कुल वजह फरमाया शादेब भाई, ये पैनिक ही है क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार गिर रही है और अगर हम 3-4 माह में देखें तो 10% से ज़्यादा गिर चुकी है रुपी टर्म्स में और तकरीबन 18% के करीब डॉलर टर्म्स में गिर चुकी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में सिर्फ 4 महीनों में $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। फियर यही है कि जो वीकेंड पे हमने देखा कि जो इतलात हैं अखबारों में जो आई हैं खबरें कि IMF जो है वो इंसिस्ट कर रहा है हुकूमत को कि ना सिर्फ बिजली और गैस के रेट्स बढ़ाए जाएं बल्कि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और ड्यूटीज़ भी बढ़ाई जाएं। तो आई थिंक यही खौफ है इन्वेस्टर्स के जहन में कि चूंकि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, तो जो IMF के प्रोग्राम में हम दोबारा री एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे शराइत जो हैं बड़ी सख्त होंगी और यही अनसर्टेनिटी और फेयर है जो मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहा है। तो जो टैक्स बढ़ाने की सुहेल साहब और बिजली की कीमतें बढ़ाने की शराइत गर्दिश कर रही हैं, आपको लगता है अगर वो मान लेता है तो मईशत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है, ग्रोथ मुतासिर हो सकती है उससे? दोनों रिलेटेड हैं मेरे ख्याल में। अगर IMF की शराइत सख्त होंगी
तो जो इकोनॉमी की जो रिकवरी थी वो भी असरअंदाज होगी, और जो एक इन्वेस्टर बजट के बाद ये सोच के बैठा था कि हम 5% की जीडीपी ग्रोथ करेंगे, वो भी स्लो डाउन होगी। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक स्लो डाउन और आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं यही सबसे बड़ा फेयर है। और हमने पास्ट में भी देखा है कि जब भी इस तरह की टाइटनिंग होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो एक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव होता है। आरिफ साहब, आप बताइएगा, आईएमएफ से अच्छी डील ना मिल पाए यही एक कंसर्न है, या फिर अमेरिका से ताल्लुकात और फिर वो ना आईएमएफ से असरअंदाज हों, ये सारे के सारे कंसर्न एक साथ हैं? आई थिंक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे तो मुझे इतनी बड़ी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर कुछ उनकी कंडीशनलिटीज होंगी भी और अगर गिव अप करना पड़ा तो पाकिस्तान जो है वो गिव अप कर लेगा। ज्यादा लोगों को जो है वो फियर जो है वो पॉलिटिकल फियर है, कि पॉलिटिकल फियर है अगर कोई ऐसा ना हो कि ये यूएसए जो है वो अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन जो है वहां से जो है उसको जो है यूज करे और वो यूज करके जो है किसी किस्म का हमें सरप्राइज ना दे। जहां तक के नंबर्स वगैरह के ताल्लुक है या जहां जो डिफरेंसेस की बातें आ रही हैं कि अगर पावर प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाना है, अगर वो कन्विंस कर सकेंगे और कन्विंस ना भी करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि फिर वो जो है पाकिस्तानी शायद गिव अप कर दे ये प्रोग्राम जो है को लेने के लिए। मोहसिन साहब, आईएमएफ की शराइत मानना बेहतर होगा या फिर इस प्रोग्राम से निकलना बेहतर होगा? देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलना तो एक और क्राइसिस होगा। हमने देखा है कि पिछले दिनों श्रीलंका में भी यही हुआ कि जब आप आईएमएफ को छोड़ते हैं और आपकी रिजर्व्स बहुत कम होते हैं और आपकी फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है, वो तो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। मेरे ख्याल में हुकूमत को ना सिर्फ आईएमएफ से मुआहदा करना चाहिए जल्द अज जल्द, बल्कि अपने ताल्लुकात जो हैं ख़ास तौर से अमेरिका के साथ उसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबको मालूम है कि अमेरिका किस तरह का इन्फ्लुएंस जो है वो यूज़ कर सकता है। तो आई थिंक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है पाकिस्तान की उसमें उस तनाजुर में मेरे ख्याल में अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात और आईएमएफ से डील अशद ज़रूरत लग रही है, जो मार्केट को कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। और साहब, हुकूमत ने हालिया इक़दाम किए, करंट अकाउंट खसारा कितना बड़ा कंसर्न है इस वक्त? नहीं, आई थिंक ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो शुरू हुआ है वो वरीसम है, लेकिन मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ करेक्टिव मेजर्स भी जो है वो लिए हैं और फिर थोड़े से रेमिटेंसेस का बढ़ जाना, फिर ये है कि पुराने वक्तों के मुकाबले में रिजर्व्स का जो है वो बेहतर होना। तो आई बिलीव कि ये पाकिस्तान को जो है कुछ वक्त मिलेगा कि अपनी चीज़ों को वो बेहतर कर ले और जो है वो सीधा कर ले। तो करेक्टिव मेजर्स तो यही है कि आपके रेमिटेंसेस जो है वो बेहतर हो, इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट कर सकें और आप एक्सपोर्ट्स को जो है वो बेहतर करें और अपने इंपोर्ट को कुछ थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो यही चीज़ जो है कुछ वक्त मिलने पर आई बिलीव के उस तरफ जो है वो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पॉलिसी डायरेक्शन होगा। तो मोहसिन साहब, इस वक्त मसला जो इस वक्त पैनिक की सूरत हाल है, एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल मसला भी है जिसकी वजह से पैनिक हुआ हुआ है? देखिए, एक्सटर्नल तो बिल्कुल एक मेजर फैक्टर है, जो कमोडिटी प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, मगर इंटरनल भी है कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम किस तरह प्ले करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है, चाहे वो अमेरिका से ताल्लुकात से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल में कम्बिनेशन ऑफ बोथ है। बहुत शुक्रिया आपने आरिफ अयूब साहब की, मोहसिन साहब की राय सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।